बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। CS601 फाइनल टर्म स्प्रिंग 2020। जी तो दोस्तों, जो आज 10 सितंबर 2020 को फ़ाइनल टर्म का पेपर हुआ है, 2-3 मुख्तलिफ पेपरों में से आप लोग ने जो शेयर किया है उसको मैं सॉल्व करके आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ये सोल्यूशन बिल्कुल 100% करेक्ट है। ज़्यादातर लोगों ने कहा जी डाटा लिंक लेयर से, जहाँ से भी मतलब जो मुझे क्विज़ अवेलेबल हुए स्प्रिंग 2020 फाइनल टर्म के करंट सोल्यूशन है ये, और बिल्कुल 100% करेक्ट सोल्यूशन है ये। तो ये सोल्यूशन मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ कास्ट। कास्ट की 3 टाइप्स कौन सी होती हैं? वो होती है यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। ये मैंने रिटर्न दे दी है, मैं समझा देता हूँ। मैं आपको कोई जो सोल्यूशन है वो समझा भी दूंगा। ये देखें, यूनिकास्ट का मतलब होता है वन सेंडर वन रिसीवर, 1 to 1 कम्युनिकेशन जो होती है उसको यूनिकास्ट कहते हैं। ब्रॉडकास्ट क्या होती है? वन सेंडर ऑल रिसीवर, वन सेंडर ऑल रिसीवर, इसको 1 to many कहते हैं। इस 1 to all कहते हैं, सॉरी 1 to all कहते हैं। उसके बाद आ गया मल्टीकास्ट, 1 to many, वन सेंडर मैनी रिसीवर बट नॉट ऑल, वन सेंडर मैनी रिसीवर बट नॉट ऑल। उसके बाद क्वेश्चन जो आया हुआ था फाइनल टर्म पेपर में वो था सोनेट 4 लेयर्स फंक्शंस, तो वो मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। सोनेट के लेयर्स डिफाइन 4 लेयर्स, पाथ, लाइन, सेक्शन एंड फोटोनिक। ये 4 लेयर हैं जो सोनेट में मौजूद हैं। पाथ लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सिग्नल फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सोर्स टू इट्स ऑप्टिकल डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है वो इसका काम है सोनेट का, पाथ लेयर का। ये जस्ट लाइक OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर के क्रॉसपॉन्डेंस है। जिस तरह OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर होती है तो सोनेट में पाथ लेयर वो काम करती है। लाइन लेयर इज़ फॉर द मूवमेंट ऑफ सिग्नल अक्रॉस फिजिकल लिंक, डाटा लिंक लेयर की तरह ये काम करती है। सेक्शन लेयर फॉर मूवमेंट ऑफ सिग्नल अक्रॉस द फिजिकल सेक्शन, हैंडलिंग, फ्रेमिंग, स्क्रैम्बलिंग एंड एरर कंट्रोल। उसके बाद फोनेटिक जो लेयर है क्रॉसपॉन्ड टू द फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। जिस तरह उसमें फिजिकल लेयर होती है, इसके अंदर फोटोनिक लेयर होती है। एक क्वेश्चन आया हुआ था फाइनल टर्म स्प्रिंग 2020 में RJ स्टैंड फॉर। आपको पता है RJ का कनेक्टर होता है जो UTP केबल के साथ लगता है। RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक इन डाटा कम्युनिकेशन विच आ कनेक्टर यूज फॉर UTP केबल। उसके बाद था राइट फुल फॉर्म ऑफ चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। ये मैंने एक तस्वीर दे दी है, पूछा उसने ये था कि फुल फॉर्म बताएं चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल कौन से हैं, उनकी फुल फॉर्म बताएं। तो मैंने पूरी तस्वीर आपको दिखा दी, ये भी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल की 3 टाइप्स होती हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। तो फुल फॉर्म बतानी FDMA की, TDMA की और CDMA की, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन और कोड डिवीजन। उसके बाद क्वेश्चन था फाइनल टर्म 2020 में व्हाट इज़ ARP, हाउ डज इट वर्क्स। ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये मैं आपको वैसे समझाता हूँ, फिर आपको थ्योरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप अपने अल्फाज में लिख सकेंगे इसको। देखें, ये सेंडर है, ये इस डेस्टिनेशन से बात करना चाहता है। अब ये याद रख लें बात मेरी कि जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो आपके पास 2 एड्रेसेस होते हैं, एक IP एड्रेस और एक मैक एड्रेस। आपको अपना IP एड्रेस पता है, आपको अपना मैक एड्रेस पता है। आपको डेस्टिनेशन का IP एड्रेस पता है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो कैसे पता है? क्योंकि आप लिखते हैं पिंग फलां फलां फलां, इसका मतलब आपको डेस्टिनेशन का IP एड्रेस तो पता है, बट आपको उसका मैक एड्रेस नहीं पता। जब डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ना पता हो, तो आप एक ब्रॉडकास्ट करते हैं कि हु इज़। देखिए, इसने ब्रॉडकास्ट किया है, ये अब इस फ्रेम को देखते हैं। सोर्स मैक एड्रेस ये आ गया, सोर्स IP एड्रेस ये आ गया, टारगेट मैक हमें पता ही नहीं है, टारगेट IP हमें पता है। जब ये रिस्पॉन्स करेगा तो ये ब्रॉडकास्ट जाएगी। ब्रॉडकास्ट का मतलब हर सिस्टम को मिलेगी। ब्रॉडकास्ट क्या होगी? हु इज़ 10.12.2.1। जो भी 10.12.2.1 होगा वो रिस्पॉन्स करेगा, बाकी उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे। ये होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल।
लेयर 3 एड्रेस की लेयर 2 के ऊपर मैपिंग है। इसे लेयर 2 एड्रेस, लेयर 3 एड्रेस की लेयर 2 पे मैपिंग भी कहते हैं इसको। अब इसको पढ़ते हैं। ARP stand for Address Resolution Protocol. When you try to ping an IP address on your local network, say 10.12.2.1, if there is a value cached, ARP is does not use. अगर आपको डेस्टिनेशन का मैक पहले से पता तो फिर ब्रॉडकास्ट जनरेट नहीं होगी। If IP address is not found, the ARP protocol asks who is 10.12.2.1. All system receive the broadcast but only intended system response with MAC address. ये मैंने नीचे डायग्राम से समझाया है, आपने लिखना सिर्फ इतना सा है, वो समझाने के लिए मैंने आपको दी थी। उसके बाद सवाल था हब किस लेयर पे ऑपरेट होता है, स्विच किस लेयर पे ऑपरेट होता है, राउटर किस लेयर पे ऑपरेट होता है। मैंने सारा कुछ लिख दिया यहाँ पे। हब क्या होती है? हब इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव, लीस्ट इंटेलिजेंट एंड लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ दी थ्री। इट्स जॉब इज़ वेरी सिंपल, एनीथिंग दैट कम्स इन वन पोर्ट इज सेंट आउट टू ऑल अदर पोर्ट्स। जब आपने हब, 4 सिस्टम है जो आपने हब के साथ कनेक्ट किए हैं, एक सिस्टम ने जो कुछ भेजा वो बाकी सबको मिल रहा होगा, इसलिए ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करती है। और फिजिकल लेयर की डिवाइस है ये। कौन सी लेयर की डिवाइस है? फिजिकल लेयर की डिवाइस है। और जो स्विच है वो लेयर 2 डाटा लिंक लेयर, स्विच जो है वो लेयर 2 डाटा लिंक लेयर की डिवाइस है। ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। एक स्विच के ऊपर अगर 24 पोर्ट्स हैं तो वो क्या करता है कि अगर 24 उसके ऊपर आपने सिस्टम कनेक्ट किए हैं तो उनके मैक एड्रेस लर्न कर लेता है, मैक एड्रेस हर सिस्टम का। और जब सिस्टम ए कहता है कि सिस्टम जिसका मैक एड्रेस ए है वो कहता है मैंने उस सिस्टम से बात करनी है जिसका मैक एड्रेस जी है, तो स्विच के पास एक मैक एड्रेस टेबल होता है। वो वहाँ से देखता है कि जो जी है वो मेरी किस पोर्ट पे लगा हुआ है। सिस्टम जिसका मैक एड्रेस जी है वो सिंपली उसको वहाँ पे फेंक देता है। उस पैकेट को वो हर वक्त ब्रॉडकास्ट नहीं करता। फर्स्ट टाइम अगर उसके पास मैक एड्रेस ना हो तो फिर वो ब्रॉडकास्ट करके अपना टेबल मेंटेन कर लेता है। जब उसका टेबल मेंटेन हो जाता है फिर वो ब्रॉडकास्ट, जिसे हम आर्प कहते हैं, वो रिक्वेस्ट नहीं करता। आपसे पूछा जाएगा स्विच किस लेयर पे ऑपरेट होता है, तो आपने कहना डाटा लिंक लेयर के ऊपर ऑपरेट होता है। ठीक है। उसके बाद राउटर है। राउटर क्या होता है? 2 डिफरेंट नेटवर्क्स, 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल को कनेक्ट करने वाली डिवाइस है। और ये किस लेयर पे ऑपरेट होती है? लेयर 3, जिसे हम नेटवर्क लेयर कहते हैं। अगर ये नेटवर्क लेयर के ऊपर ऑपरेट होती है इसका मतलब लेयर 1 2 3 सारी लेयर्स को ये समझती है। ये लेयर 3 का मतलब है 1 से 3, लेयर 2 का मतलब है 1 से 2। हमारा जो कंप्यूटर है वो लेयर 7 डिवाइस है, इसका मतलब लेयर 1 से 7 तक सारी लेयर्स को वो समझता है। ये राउटर किस लिए यूज़ करते हैं? डिफरेंट नेटवर्क्स को, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हब हाफ डुप्लेक्स है, स्विच फुल डुप्लेक्स है, राउटर भी फुल डुप्लेक्स है। ओएसए मॉडल के ऊपर लेयर 1 के ऊपर, लेयर 2 के ऊपर, लेयर 3 के ऊपर। ट्रांसमिशन स्ट्रीम, हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करती है, स्विच ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट दोनों करता है। वो मैं आपको अभी समझा के आया हूँ इसका फंक्शन, कि अगर उसको ना पता हो कि मेरी किस पोर्ट पे क्या मैक एड्रेस है तब वो ब्रॉडकास्ट करता है, अदरवाइज़ नहीं करता, फिर वो यूनिकास्ट ही करता है। और राउटर ऑलवेज यूनिकास्ट करता है। अच्छा, सवाल आया हुआ था एब्रीवेशन बताएं। डीएलसी का सिंपल सा है, डाटा लिंक कंट्रोल। एफएसएम का फाइनाइट स्टेट मशीन। पीओटीएस का प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस। एफटीटीसी का फाइबर टू द कर्ब। उसके बाद क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ एचडीएलसी फ्रेम। तो एचडीएलसी 3 तरह के फ्रेम होते हैं, जिसे आई फ्रेम, एस फ्रेम और यू फ्रेम कहते हैं। कौन से फ्रेम हैं जी? 3 टाइप्स फ्रेम हैं, आई फ्रेम, एस फ्रेम और यू फ्रेम। आई फ्रेम और इंफॉर्मेशन फ्रेम कैरी यूजर डाटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। दे आल्सो इंक्लूड फ्लो एंड एरर कंट्रोल इंफॉर्मेशन दैट इज piggybacked on the user data. The first bit of the control field of iframe is 0. अच्छा, ये एक मैंने अभी लफ्ज़ यूज़ किया पिगीबैक, ये एक टर्म है, स्लाइड्स के ऊपर भी गिवन है। ये समझ लें क्या होती है। देखिए, अगर कोई सिस्टम है जहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट करते हैं, तो आपने डाटा भेजा, दूसरे सिस्टम ने आपको एक्नॉलेजमेंट की। अगर आपने, उस सिस्टम ने आपको डाटा भेजा, आपने उसको डाटा भी भेजना है, साथ एक्नॉलेजमेंट भी भेजनी है, तो आप क्या करते हैं? डाटे के साथ एक्नॉलेजमेंट भी भेज देते हैं। इसकी मिसाल सादा सी सुन लें। एक बंदा बाइक पे कहीं जा रहा है, जा तो वो रही है, अगर वो आपको भी अपने साथ ले जाए,
उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों काम हो रहे हैं। आपके डेस्टिनेशन के करीब जाके वो उसे उतार देगा, आपका रास्ता अलग, उसका अलग। इसी तरह पिगी बैक टर्म का मकसद ये होता है कि आप अगर दूसरे सिस्टम को डाटा भेज रहे हैं और आपने साथ एक्नॉलेजमेंट भी भेजनी है, तो डाटा भी भेज दें, एक्नॉलेजमेंट भी भेज दें। इसे पिगी बैक कहते हैं। ये लफ्ज़ आ गया था इसलिए मैंने इसे यूज़ कर लिया, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद ऐसा फ्रेम है, आज सुपरवाइजरी फ्रेम है। डू नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन फील्ड, दे आर यूज फॉलो एन एरर कंट्रोल व्हेन पिगी बैक इज नॉट रिक्वायर्ड। द फर्स्ट 2 बिट्स ऑफ द कंट्रोल फ्रेम इज 1 0। ये ऑब्जेक्टिव आ सकती है। आई फ्रेम की क्या होती है 0, इसकी क्या होती है एस फ्रेम की 1 0, यू फ्रेम की क्या होती है 1 1। यू फ्रेम क्या होता है, यू फ्रेम और अननंबर्ड फ्रेम आर यूज फॉर मेयर्ड मिसलेनियस फंक्शन लाइक लिंक मैनेजमेंट। इट मे कंटेन एन इंफॉर्मेशन फील्ड ऑफ इफ रिक्वायर्ड। द फर्स्ट 2 बिट्स ऑफ कंट्रोल फील्ड ऑफ यू फ्रेम इज 1 1। ये यहाँ पे कंट्रोल फ्लैग में बात कर रहे हैं इसकी, ये मैंने इसलिए साथ दिखा दिया है, ये आपने बनाना नहीं है, दिखा दिया मैंने। ये फ्लैग है, ये एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन का, कंट्रोल का मतलब फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, और ये यूज़र डाटा, ये फ्रेम चेक सीक्वेंस, और ये एंड। क्योंकि HDLC जो है वो बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो ये बाइट बाय बाइट बताता है, और बताता है फ्लैग बताता है कि यहाँ से डाटा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है, बिट ओरिएंटेड। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन डाटा वर्ड एंड कोड वर्ड। डाटा वर्ड और कोड वर्ड में क्या फ़र्क होता है वो बताएं। अगर हम अपने मैसेज को डिवाइड कर लें के बिट्स में तो ये डाटा वर्ड कहलाता है। अगर हम उसमें आया रिडंडेंट बिट्स, ये बड़ी सादा सी बात है, ये मेरा था एक्चुअली डाटा। मैंने रिडंडेंसी, आपको पता है एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन के लिए रिडंडेंट बिट ऐड करते हैं। मैंने अगर इसके अंदर ये 2 बिट्स ऐड की तो ये जो है, ये जो आपने आर ऐड किया है ये रिडंडेंट बिट्स हैं, और अगर सबको अब मैं इकट्ठा पढ़ूँ तो मैं कहूँगा ये कोड वर्ड है। एक्चुअल डाटा ये था, इसके अंदर आपने ये ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, अब पहले था डाटा वर्ड, अब बन गया कोड वर्ड। ये फ़र्क होता है जी। अब सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डाटा लिंक। डाटा लिंक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइडेड करती है, वो 3 करती है, फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। उसके बाद वेरिएबल फ्रेमिंग टेक्निक कौन सी है, करैक्टर ओरिएंटेड है और बाइट ओरिएंटेड है। इसका क्या मकसद है, जब आप डाटा भेजते हैं करैक्टर ओरिएंटेड के अंदर होता ये है कि करैक्टर बाय करैक्टर डाटा जाता है। मतलब करैक्टर क्या है, \n एक करैक्टर है, स्पेस एक करैक्टर है, s एक करैक्टर है, z एक करैक्टर है, करैक्टर बाय करैक्टर डाटा जाता है। और कोई करैक्टर ही होता है, डाटे को डेलीमीटर के तौर पर यूज़ करते हैं कि अगर करैक्टर्स के बाद \t आ जाए तो समझ लो ये डाटा स्टार्ट हुआ, आखिर में \t है तो समझ लें डाटा एंड हो गया। तो इसे हम करैक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग कहते हैं। उसके बाद जो बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग होती है उसके अंदर डाटा बिट्स की फॉर्म में होता है, स्ट्रीम ऑफ बिट्स होती हैं, और इसमें स्टार्ट और एंड बिट्स होती हैं। 0 1 1 1 1 1 0 स्टार्ट बिट, 0 1 1 1 1 1 0 एंड बिट। ये फ्लैग यूज़ होता है, हमें पता चल जाता है कि कोई स्ट्रीम ऑफ बिट्स आ रही है। अगर शुरू में उसके 0 1 1 1 1 1 1 0 हो और आखिर में भी 0 1 1 1 1 0 हो तो हम कहते हैं इन दो के अंदर, इन 2 फ्लैग के अंदर जो डाटा है वो हमने ले लेना है, बाकी ख़त्म हो जाना है, क्योंकि ये बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग है। उसके बाद क्वेश्चन है कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांसफ़र मोड इन HDLC। 2 तरह के मोड होते हैं, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर नॉर्मल रिस्पांस मोड की बात करें तो ये कमांड देगा तो वो रिस्पांस देगा, ये कमांड देगा तब वो रिस्पांस देगा। इसमें प्राइमरी सिस्टम कमांड देता है, सेकेंडरी सिस्टम जो होता है वो सिर्फ रिस्पांस ही देता है, वो कमांड नहीं दे सकता आपको, चाहे वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो, चाहे वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक हो। एसिंक्रोनस बैलेंस मोड में क्या होता है, 2 स्टेशन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो कमांड भी दे सकता है, रिस्पांस भी, तो दूसरा स्टेशन भी कमांड भी दे सकता है और रिस्पांस भी। ये फ़र्क होता है। अब इसको देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांसफ़र मोड इन HDLC, ये क्वेश्चन था।
HDLC support two types of frame mode, normal response mode and asynchronous balance mode. Here two types of station are there: primary station that send command and secondary station that can respond to received command. It is used for both point to point and multi-point communication. Asynchronous balance mode, ये एब्रीवेशन भी याद रखें, क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि इसका एब्रीवेशन बताएं, इसका एब्रीवेशन बताएं. Here the configuration is balanced that each station can both send command and respond to command. It used for only point to point communication के अंदर ये यूज़ होता है. कंट्रोल एक्सेस एंड इट्स टाइप, तो कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल कौन सा है या मेथड कौन से होते हैं? रिजर्वेशन, पुलिंग और टोकन पासिंग. उसके बाद स्टॉप एंड वेट. फ्लो कंट्रोल क्या होता है जी? दिस प्रोटोकॉल इन्वॉल्व द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. इसमें क्या होता है? सेंडर कोई डाटा भेज के एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है. जो रिसीवर है जब वो डाटा रिसीव कर लेता है तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ मैं डाटा रिसीव कर लिया है. जिसने डाटा भेजा था जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो वो समझ जाता है कि रिसीवर ने डाटा रिसीव कर लिया है, तो अब मैं अगला फ्रेम भेज सकता हूँ. तो ये स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल होता है. ये फर्स्ट वर्जन था ताकि जिनका कल पेपर है वो इनको तो तैयार करके जाएं, इन क्वेश्चंस को तो तैयार करके जाएं जो मुझे मिले थे. जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं पेपर अपलोड करता जाऊंगा. आप भी मेरे ग्रुप में हैं फेसबुक के या व्हाट्सएप के या पेज मेरे पे, तो मुझे अपना पेपर शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उसका सोल्यूशन बना के आपके लिए अपलोड कर सकूं. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.